मैंने ये कहा कि पीएफआई के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया, जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या, या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। एक समय था जब पीएफआई दक्षिण कर्नाटक और केरल का प्रॉब्लम था। जब हमने बैन लगाने का फैसला दिया इस वक्त कि पीएफआई ने देश भर में अपना काम फैलाने का शुरुआत भी कर दी थी, काफी हद तक फैला भी चुके थे। और कुछ इस प्रकार की एजेंसियों के पास सूचनाएं भी आई जिसमें देरी करना या शंका का लाभ देना ठीक नहीं था। इसलिए हमने इस पर निर्णय किया और कठोरता के साथ बैन लगाया है और बहुत अच्छे तरीके से समाज में कोई रिएक्शन आइदर और साइड से नहीं आया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। स्पीच देने उनको सोचना चाहिए, इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए, ना गए। वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। जो लोग गए, पेगासिस का संज्ञान भी लिया था, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, कुछ जांच भी कर ली। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। स्पीच देने उनको सोचना चाहिए, इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एंटी करप्शन थी, लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात शुरू हो गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए, ना गए। वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। जो लोग गए, पेगासिस का संज्ञान भी लिया था, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, कुछ जांच भी कर ली। देश का विकास, सुरक्षित देश, देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है। और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं। और ढेर सारी सिद्धियां, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नीति बनकर आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ड्रोन की पॉलिसी बनकर ड्रोन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तय की है।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए, भारत समग्र विश्व में उत्पादन का हब बने, इसके लिए ढेर सारी नीतियां बनाकर इनमें सफलतापूर्वक प्रयास किया है। भारत की डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% ये 8 साल के अंदर कम करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। मैं तो अभी त्रिपुरा में घूम रहा हूं। आज भी एक मैं बहुत गरीब घर के अंदर भोजन करने के लिए गया था। उसने उसका टॉयलेट भी बताया, गैस का सिलेंडर भी बताया, घर में बिजली भी बताई और नल से आता हुआ पानी भी बताया और आयुष्मान भारत का कार्ड भी बताया। ये लाभार्थी स्कीम तो ये गरीब के घर में पहुंचा है सारा। और बाहरी धान का बड़ा प्लास्टिक का बोरा भरा पड़ा था। मैंने कहा माई क्या करोगी, धान को धीरे धीरे यूज करोगी कि ना, अब तो फ्री चावल मिलता है, इसको हम बेच लेंगे। सरकार धान खरीदती भी है, भाजपा की सरकार, इसको हम बेच देंगे और हमारा खाने का अनाज तो चावल तो मोदी जी भेज रहे हैं। उससे फिर तेल और सब्जियां खरीदेंगे। इससे तेल, सब्जियां, बाकी जीवन जरूरियात की चीजें उसके जीवन को वो अपग्रेड करेंगे। इसके घर में लगभग मैंने ऐसा पूछा नहीं, पर प्लास्टर वाले घर की चमक थी, अभी कलर भी नहीं लगा था। घर में प्लास्टर हो चुका है, इसको गौरव था। जी। तो ये परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। देश की जनता ने तय करना है। अभी तो किसी को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का लेबल जनता ने लोकसभा में नहीं दिया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब तो ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ तो अब राहुल गांधी ही खड़े होंगे, क्योंकि ममता जी वगैरह तो देखिए ना, ये 3 राज्यों में चुनाव है, कितना असर होता है। राहुल गांधी तो आए नहीं कैंपेन करने के लिए, त्रिपुरा तो आए नहीं। वो आना ना आना उनकी फुर्सत का सवाल है, परंतु परिणाम तो आना चाहिए ना। देखिए ना क्या आता है अभी काउंटिंग के दिन। लेकिन 3 राज्यों में है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तीनों पुराने कांग्रेस के राज्य हैं। जी। कितनी मजबूती मिलती है देखते हैं परिणाम में। पर वो अब गठबंधन के साथ इलेक्शन, गठबंधन में भी तो मिलेगी। सीट शेयरिंग किया उन्होंने। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी काफी रैटल हो गई है, डर गई है कि राहुल गांधी का इमेज चेंज हो गया है। चलिए, वो उनका एक विचार है। मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की बातों को देश की जनता सही मानती है। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई है, वो नीतियों ने भारत को विश्व के फलक पर पहुंचाने का काम किया है। भारत के अंदर ढेर सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति एक ही काम ऐसा है जो 50 साल तक भारत को पे करेगा, भारत की नई पीढ़ी बनाएगा, भारत के विचारों वाली नई पीढ़ी बनेगी, जो आने वाले दिनों में पूरे विश्व के अंदर चकाचौंध करने वाली सफलता लेकर आएगी। मैंने नई शिक्षा नीति के मसौदे को बहुत बारीकी से पढ़ा है, बहुत बारीकी से। और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं। हर बार जब शिक्षा नीति आती है, इसका बहुत विरोध होता है, क्योंकि ढेर सारी कमियों को लोग ढूंढ कर निकाल देते हैं। ये शिक्षा नीति का किसी ने विरोध नहीं किया है। देखिए, सत्य जो होता है, इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं।
हो गई हाँ, है तो ना। तैयारी तो करने का सबको अधिकार है। जनता का मैंडेट देखिएगा। अब ये जो पंच सरपंच चुनकर आए हैं, इसमें से ही नया नेतृत्व इमर्ज होगा, वहीं से कश्मीर के नेता निकलेंगे। अब 370 के रेफरेंस में कहती है, सिर्फ 370 नहीं तो नेहरू जी के कारण 370 ही आया। तो हमारा तो एजेंडा है 1950 से डाला, तब से है कि नहीं होना चाहिए था। इससे देश का नुकसान हुआ है और अब ये सिद्ध भी हो रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे 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 समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। और जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाव नहीं हो रहे इतने सालों साल। देखिए, अगर मनमाने तरीके से, गैरकानूनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात, जहां तक चुनाव का सवाल है, उनको कभी क्यों पंच, सरपंच, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के चुनाव की याद नहीं आती है? वो हमारे ही शासन में हुए हैं। 70 साल से आप लोगों ने नहीं करे थे। 3 परिवार अपना कब्जा बनाकर जम्मू कश्मीर में बैठे थे और आज ये सारे चिल्ला रहे हैं। एक भी जगह घटना होने के बाद में फारूक साहब कश्मीर से इंग्लैंड चले गए थे। किसके समय में टेररिज्म बढ़ा? किसने बढ़ने दिया? इसका जवाब उनको देना चाहिए। देखिए, हम त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं मानता हूं कि हम त्रिपुरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणाम इस बार लेकर आएंगे। मैं मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं इसको अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। मेरी पार्टी को इससे आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई अकेला लड़ना नहीं चाहता। अगर ताकतवर हुए हैं तो हमने एक आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए और हमने 5 साल में जो करा है वो बताना चाहिए। जो हमने बताया अब तक के चुनाव परिणाम के अंदर, मैंने 4 रैलियां करी हैं, 3 रोड शो करे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आज का रोड शो का जो दृश्य मैंने देखा है, मैं कई बार त्रिपुरा आया, पार्टी अध्यक्ष के नाते भी आया हूं, कैंपेन में भी आया हूं, गृह मंत्री के नाते भी आया हूं और चुनाव के बगैर भी आया हूं, मगर ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। समग्र उत्तर पूर्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उत्तर पूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति है। कई सारे उग्रवादी संगठन थे, कई सारे उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौता किया है। बोडोलैंड का समझौता हुआ, आरबी जनजातियों के साथ समझौता हो गया हमारा। यहां पर त्रिपुरा में ब्रू और रियांग अमानवीय तरीके से 40,000 परिवार 20-25 साल से ज्यादा समय से रहते थे, उनको सेटल कर बसाया गया। यहां पर भी NLFT के साथ समझौता किया गया। लगभग 8,000 से ज्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। उनको अब तो 9 साल में परिचय हो गया है। मीडिया जो हमारे लिए अफवाहें फैलाता था कि हम आएंगे तो आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी, आपकी भाषाएं चली जाएगी, उल्टा मोदी जी के आने के बाद लोकल लैंग्वेजेस और स्ट्रेंथी हो गई और मजबूत हो गई। अब प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होने लगी है। और इतना ही नहीं, कई सारी बोलियां, जैसे मणिपुरी है, जैसे यहाँ की बोली है, त्रिपुरा की,
कई सारी बोलियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है। बोडोलैंड में भी उनकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा होने लगी है। तो उनकी आइडेंटिटी को और मुखर कर मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक भी राष्ट्रीय पर्व ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं किया है। उनके लिए देश भर के अंदर स्वीकृति बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए कई पत्रकार एनालिसिस करते करते आर्टिकल लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूं कि भाई नरेंद्र भाई ने रोड कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने रेलवे से उत्तर पूर्व को जोड़ दिया। ये तो किया ही है प्रधानमंत्री जी ने, मगर प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो उत्तर पूर्व और बाकी के भारत के हिस्सों के बीच में जो मन की दूरी थी उसको समाप्त कर दिया है। आज उत्तर पूर्व के लोगों को मन से लगता है कि भारत के बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है, यहां भारत के लोगों का सम्मान होना चाहिए। चलिए वो तो ऐसा ही कहेंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं, मगर कर्नाटक के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं कर्नाटक 4 बार गया हूं विगत 2 महीने, 5 बार गया हूं विगत 2 महीनों में। मैं आपको बताता हूं, मैंने जनता की पल्स देखी है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देखी है। वहां पर बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। उत्तर कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक में भी मैं जाकर आया हूं जी जी। और मैंने शुरुआत तो मांड्या से करी है। मांड्या में इतनी बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं हुई। तो मांड्या की जनता भी अब परिवारवादी पार्टियों से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करती है। मैं मानता हूं बहुत शुभ चिन्ह है कर्नाटक की राजनीति के लिए। जो हो रहा है वहां पर भी आप जैसे कह रहे हैं कि रीनेमिंग ऑफ सिटीज, आपने लखनऊ को रीनेम करना है, हर चीज, मतलब जो मुगलों का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हटा दीजिए, नेहरू परिवार का जो कंट्रीब्यूशन है उन्हें कंट्रीब्यूशन कोई नहीं हटाना चाहिए, ना हम भी हटाना चाहते हैं, परंतु इस देश की परंपरा को अगर कोई स्थापित करना चाहते तो इसमें किसी की आपत्ति नहीं। और जो रीनेमिंग ऑफ सिटीज की बात चल रही है, देखिए एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम न हो और बदला है। इसको हमने बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसले लिए हैं और हर सरकार का विधायी अधिकार है। मैं तो मानता हूं कि ये चारों राज्य, राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं। हम चारों जगह पे जीतेंगे। मध्य प्रदेश में आप नहीं समझते कि इतनी देर से बीजेपी की सरकार चल रही है, जो कांग्रेस है वो कहते हैं कि लोग ऊब चुके हैं, बोर हो चुके हैं एक ही पार्टी। गुजरात में भी बहुत सालों से चल रही है। गुजरात में तो आपने पुरजोर कोशिश की, आप और मोदी जी, आप दोनों के होम स्टेट है, वहां पे तो जीतना ही था आपको। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब जनता बोरियत महसूस करती है तो कोई नहीं जीता सकता, मगर नई नई योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लेकर जा रही, इसका जनता स्वागत करती है। मोदी जी की लोकप्रियता का जनता स्वागत करती है और मोदी जी ने देश को जिस जगह से जिस जगह पे पहुंचाया है उसका जनता स्वागत करती है। वो अप्रिशिएट करते हैं कि इस देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया है और देश के सामने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ 60 करोड़ लोग जो आजादी के बाद छलावा हुआ महसूस करते थे कि संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया, वो 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए एक बहुत पवित्रता के साथ सफल प्रयोग कर कर उनके जीवन स्तर को उठाया गया है। ये सालों से होता है, हम इस पर गंभीरता से वॉच बनाए रखे हुए हैं। पंजाब सरकार से भी हमारी चर्चाएं होती है, सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है।
मुझे विश्वास है कि हम इसको पनपने नहीं देंगे। क्या हम कनाडा, यूके इन सब से इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उनसे बात कर रहे हैं हम? देखिए स्मिता जी, इस प्रकार की बातों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना न नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, न गृह मंत्री के लिए अच्छा है। जी, वो मैं समझती हूँ, लेकिन लोगों को डर जरूर लगता है कि फिर से 80 का दशक फिर से। हमारी क्रेडिबिलिटी है, किसी को डरने की जरूरत।